प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारे सिलेबस के हिसाब से बॉटनी का सेकंड चैप्टर होता है। आपको पता है, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी की कर रहे हैं, जीआईसी की कर रहे हैं, लगभग सिलेबस सबका इसी प्रकार से है। और पूरा सिलेबस ये इतना ही दिया गया इसमें बैक्टीरिया के बारे में कि स्ट्रक्चर पढ़ना है बैक्टीरिया सेल का, न्यूट्रिशन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ना है। ठीक है, इतना ही हमको पढ़ना है, इतना ही हमारे कोर्स में दिया गया, इसके अलावा हमको पढ़ना नहीं। आपको बता दें कि एक और चैप्टर दिया गया है इसी में, प्लांट वाले में, जो आपका बॉटनी वाला पोर्शन है, तो उसमें एक चैप्टर और दिया गया है कि डिजीज काज्ड बाय द, उसमें आपके दिए गए बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, तो वहाँ पे डिजीज के बारे में डिटेल पढ़ना है। एक चैप्टर इसी में और दिया गया है कि उसमें क्या कहते हैं, जूलॉजी वाले पोर्शन में, जिसमें दिया गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, तो वहाँ पे पढ़ना है। यानी इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस आपको एक जगह यहाँ तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ आपका इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो डिजीज वाले में पढ़ेंगे, और जो इसका यूजफुल इफेक्ट है वो कहाँ पढ़ेंगे, आपका जूलॉजी वाले पोर्शन दिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया के बारे में और डिटेल से एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, और आपका भी ध्येय होना चाहिए कि आज आप बैक्टीरिया को पूरी तरह से नष्ट नाबूद करने के लिए पढ़िए, ताकि आज के बाद बैक्टीरिया से कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बैक्टीरिया जो हैं, ये सभी जीवाणु जो होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। आप सबको 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में पता होगा कि आर.एच. व्हिटेकर ने जब 1969 में दिया किसको, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, तो सभी प्रोकैरियोट को एक जगत के अंतर्गत रखा गया। उस जगत का नाम रखा गया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले सन कब, 1683 ईस्वी में, सबसे पहले 1683 ईस्वी में हॉलैंड के निवासी थे एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है? एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से जल में, लार में, दांत के खुरचुए मैल में इन्हें देखा था। किसको? सूक्ष्म जीवों को देखा था, और उन्हें नाम दिया था सूक्ष्म जीव, यानी लिटिल एनिमल्क्यूल्स के नाम से इनका नाम रख दिया। और ये कौन थे? जीवाणु। तो हुआ क्या कि आपको पता है कि 1674 में एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, लेकिन इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में कब खोजा? 1683 ईस्वी में एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, जो कि हॉलैंड के निवासी है, इन्होंने किसके द्वारा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किसको देखा? जल में, लार में, दांत के खुरचों या मैल में इन्होंने अनेक सूक्ष्म जीवों को देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा, और जिसका इन्होंने नाम रखा लिटिल एनिमल्क्यूल्स दिखाई दिए, और उसी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसे कि जीवाणु कहते हैं। लीनियस ने इन्हें वंशवर्मी में रखा था। जब लीनियस पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था लीनियस का 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, तो उस समय बैक्टीरिया को कहाँ रखा गया था? वंशवर्मी के अंतर्गत रखा गया था। वहीं पे एरनबर्ग ने 1829 में इन्हें सबसे पहले जीवाणु नाम दिया था, यानी बैक्टीरिया को जो बैक्टीरिया नाम किसने दिया था? तो आप कहेंगे एरनबर्ग ने इसे जीवाणु नाम दिया था। कब? 1829 ईस्वी में, और तब से ये जीवाणु के नाम से जाने जाते हैं, यानी बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, लुई पास्चर ने किण्वन पर कार्य किया और बताया कि यह जीवाणुओं द्वारा होता है। लुई पास्चर एक साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने किस पे? फर्मेंटेशन, यानी किण्वन पे काम किया, फर्मेंटेशन पर, और बताया, क्या बताया कि जीवाणुओं द्वारा जो होता है, फर्मेंटेशन किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। लुई पास्चर ने स्पष्ट किया कि पदार्थों का सड़ना विभिन्न रोगों के कारण होता है, और यह सूक्ष्मजीव होते हैं, और विभिन्न रोगों का कारण, पदार्थों का सड़ना, विभिन्न रोगों का कारण एक कौन होते हैं? सूक्ष्मजीव होते हैं, और उन्हीं सूक्ष्मजीव को हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। प्रिय मित्रों, आपको दोबारा से बता दें कि यदि अभी तक आप नोट्स प्राप्त नहीं किए हैं तो आप नोट्स प्राप्त कर लीजिए। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए 8004109989 पे। बहुत मिनिमम फीस में आपको पूरा व्हाट्सएप हिंदी में आपको मिल जाएगा। आपके व्हाट्सएप के माध्यम से नोट्स आपको हिंदी में भी, इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप फिर से नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से नोट कर सकते हैं 8004109989। इस पर आप क्या करेंगे? व्हाट्सएप करेंगे, और वहाँ पर लिखेंगे टीजीटी पीएचडी का नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। बहुत मिनिमम फ़ी में आपको यह नोट्स अवेलेबल है, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
बात करते हैं रॉबर्ट कोच ने यह सिद्ध किया कि चौपाया, चौपाया मतलब 4 पैर वाले जानवर, तो 4 पैर वाले जानवरों में होने वाली एंथ्रेक्स बीमारी और मनुष्य में होने वाला क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, या इसी को यक्षमा कहते हैं अथवा हैजा जिसे आप कॉलरा कहते हैं, का कारण जीवाणु होता है। इसी वैज्ञानिक ने प्रथम बार जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया था। इन्हें कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था, संवर्धन किया गया था। अब जीवाणुओं का अध्ययन इतना महत्वपूर्ण हो गया कि जीवाणु अध्ययन की एक अलग शाखा का निर्माण हो गया है, जिसे अभी आप आगे पढ़ेंगे। जोसेफ लिस्टर ने जीवाणुओं के संबंध में पूर्वविरोधी मत प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने। अब इसके बाद आगे आ जाते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं या बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। लुई पास्चर को सूक्ष्म जैविकी का पिता यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। लुई पास्चर को क्या कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, यानी सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। वहीं पे ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक यानी ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों का स्वर्ण युग सन 1885 से लेकर के 1914 के काल को कहा जाता है। ये सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीवाणुओं का सामान्य लक्षण आपको बताना, जीवाणु के सामान्य लक्षण क्या हो सकते हैं। तो पहली पॉइंट है आपका, जीवाणु सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोश की आद्य जीव हैं। ये सर्वव्यापी जीव हैं जो जल, थल, वायु और उसके बाद जीवित या मृत पौधों या जंतुओं पर वास करते हैं। ये बर्फ व गर्म जल के झरनों में 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक भी पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। इनमें राइबोसोम के अलावा कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है। जीवाणु कोशिका में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला नहीं होती तथा केंद्रिका भी अनुपस्थित होती है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित केंद्रकी पदार्थ जो आरंभिक केंद्रक कहते हैं तथा ऐसी कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। आरंभिक केंद्रक में सामान्य गुणसूत्र नहीं होते हैं। डीएनए होता है परंतु उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। डीएनए वलयाकार होता है और इसमें इसके समूह को केंद्रकाभ या जीनधर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि आरंभिक केंद्रक में सामान्यतः गुणसूत्र नहीं होते, डीएनए होता है परंतु इसके स्थान पर क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। डीएनए वलयाकार मतलब रिंग में पाए जाते हैं, अतः इसके समूह को केंद्रकाभ या जीनधर कहते हैं। ठीक है। इसमें जीवद्रव्य कला कुछ स्थानों पर अंदर की ओर अनेक बार बलित होकर के मध्यकाय बनाती है और इस पर श्वसन विकार होते हैं जो श्वसन में भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी कोश जीवाणुओं में हरित लवक जैसी रचना होती है, रचना नहीं होती बल्कि यह लैमिला रचना वाले अनेक थैलेकॉइड पाए जाते हैं जो जीव द्रव्य में बिखरे रहते हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। जीवाणुओं में राइबोसोम 70 प्रकार का होता है जो जीव द्रव्य में स्वतंत्र होते हैं और प्रायः पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम के रूप में जाने जाते हैं। आगे आ जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति में एसिटिल ग्लूकोसामिन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनकी कोशिका भित्ति में एसिटिल ग्लूकोसामिन तथा एसिटिल म्यूरेमिक अम्ल नाम के 2 शर्करा उत्पन्न होती हैं जो अन्य जीवों में नहीं होती। इनमें जनन सामान्यतः द्विविभाजन द्वारा होता है जो एक प्रकार का असूत्री विभाजन होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में भी जीवाणु बनते हैं या बनाते हैं। जीवाणुओं में लैंगिक जनन स्पष्ट युग्मकों के संलयन द्वारा नहीं होता। इनमें आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन आनुवंशिक पुनर्संयोजन की विभिन्न विधियों द्वारा संपन्न होता है। और उसके बाद इधर आ जाते हैं कि होता है इनमें लैंगिक जनन को संयुग्मन, रूपांतरण तथा पारक्रमण द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब बात करते हैं इसके वासस्थान जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हैबिटाट।
जीवाणु सर्वव्यापी हैं, यानी सभी जगह पर उपस्थित हैं। ये गर्म जल में, झरनों में, मरुस्थल में, बर्फ में, गहरे समुद्र में जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों यहाँ तक कि जीव कठिनता से नहीं रह सकते वहाँ पर भी पाए जाते हैं। कुछ परजीवी के रूप में, कुछ जल के रूप में, कुछ वायु के रूप में, कुछ मृदा के रूप में पाए जाते हैं। जीवाणुओं का आकार। जीवाणु अति सूक्ष्म तथा साधारण जीव हैं। ये प्रायः एक कोश की होते हैं, परंतु कभी कभी कोशिकाओं की संख्या 20 तक होती है। इनकी लंबाई 2 से 5 माइक्रोन तक होती है। कुछ जीवाणु 60 माइक्रोन तक की लंबाई के होते हैं। सबसे कम लंबाई का जीवाणु फिर से देखिएगा। सबसे कम लंबाई का जीवाणु, ये जो सबसे छोटा होता है, यानी कहते हैं लंबाई में जो सबसे छोटा है, तो सबसे कम लंबाई का जीवाणु जो है डायलिस्टर नीमोसिंटीस तथा अधिकतम लंबाई का जीवाणु स्पाइरलम वल्यूटेंस होता है। ठीक है, सब अधिकतम लंबाई का कौन है? स्पाइरलम वल्यूटेंस होते हैं, जबकि डायलिस्टर न्यूमोसिंटीस जो हैं ये कौन है? सबसे कम लंबाई के जीवाणु होते हैं। सबसे बड़ा जीवाणु जो है वेजियाटोवा कौन है? बेजियाटोवा मिरेबलिस होता है, सबसे बड़ा होता है यह, और यह बहुकोशिकीय तंतुमय है। इसकी लंबाई कई मिलीमीटर तक पहुंच जाती है। जीवाणु आकार के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि गोलाकार या कोकाई। यह शब्द ग्रीक भाषा के कोकस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कण। इस प्रकार के गोलाकार या अंडाकार जीवाणु आते हैं जो निम्न प्रकार के होते हैं। अब इसमें आ जाते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका माइक्रोकोकाई। एक गोल जीवाणु अलग अलग रहते हैं, उदाहरण है माइक्रोकोकस। डिप्लोकोकस ये जोड़े में पाए जाते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं, उदाहरण होता है इनका डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक, न्यूमोनी होगा ये, न्यूमोनी। ठीक है, वहीं पे आपका स्ट्रेप्टोकोकस ये जीवाणु जंजीर के रूप में रहते हैं, उदाहरण स्ट्रेप्टोकोकस लैटिस। चतुष्क ये जीवाणु एक चौरस पैकेट के रूप में होते हैं, उदाहरण होता है इनका नाइजीरिया गोनोरियाई। ठीक, नाइजीरिया। सार्सिनी ये 8 से 64 तक के घनाकार पैकेट में रहते हैं, उदाहरण होता है सार्सिना लूटिया। स्टेफाइलोकोकाई ये जीवाणु झुंड में रहते हैं, उदाहरण स्टेफाइलोकोकस आरियस। डंडाणु या बैसिलस ये जीवाणु एक डंडे के आकार के होते हैं। यह ग्रीक भाषा के एक शब्द बैसिलस से बना है, जिसका अर्थ है छड़ी। ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। मोनोबैसिलस जब अकेला बैसिलस पाया जाता है, डिप्लोबैसिलस जब यह जोड़ों में पाए जाते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस जब यह जंजीर के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि बैसिलस एंथ्रेसिस। कोमा बैक्टीरिया जो होती हैं, कोमासेप, यह एक कोमे के आकार का बैक्टीरिया होता है, जो जैसे कि विब्रियो कालेरी। सर्पिला या स्पाइरलाई बैक्टीरिया जो होती है, नाम ग्रीक भाषा के स्पायरा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चक्र, उदाहरण स्पायरम रूप्रम। ये बैक्टीरिया है, और इस प्रकार से बैक्टीरिया की संरचना है, जिसके बारे में आपने क्या किया? अभी अध्ययन किया। आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ काम की बातों को जानने का प्रयास करते हैं। 1 सेकंड का समय लेंगे बस, उसके बाद हम लोग अपने स्थान पे आ जाएंगे, और इसके बाद इधर आ जाते हैं। हाँ, कह रहा है कि और कई आकार की बैक्टीरिया पाई जाती हैं, जैसे कि तंतुमय, ताराकृत और चौकोर जीवाणु की खोज सन 1981 ईस्वी में लाल सागर के किनारे हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लाल सागर के किनारे हुई थी। देखिए यहाँ पे एक बैक्टीरिया दी गई कोकस, उसका डिप्लोकोकस, उसके बाद एक कौन है? इन कैप्सूल हो गए, और इनका नाम हो जाता है डिप्लोकोकस। ये भी है, कौन है? डिप्लोकोकस। ये है स्टेप्लोकोकस, और उसके बाद ये है स्ट्रेप्टोकोकस। ये सार्सिना है, और ये टेट्राइड है। ये 4 प्रकार की संरचना होगी। वहीं पे बैसिलस में आते हैं, तो बैसिलस में देखिए ये कोकोबैसिलस, ये बैसिलस, इसके बाद डिप्लोबैसिलस, ये पॉलीसेट्स बैसिलस, उसके बाद स्ट्रेप्टोबैसिलस आ गया, जो कि किसके रूप में होता है? जंजीर के रूप में होता है। वहीं पे बडिंग एंड अपेंडेज बैक्टीरिया, ये यहाँ पे हाइफा और स्टॉक बना रहे हैं। और इस तरफ अगर आ जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की बैक्टीरिया और देखने को मिलेंगे, जैसे विब्रियो हो गया, कोमा फार्माब्दा, बेडेलो बैब्रियो, उसके बाद इनलार्जमेंट रॉड फैसोबैक्टीरियम ये पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं क्लब रॉड कोरोनी बैक्टीरिया,
वहीं पे हेलिकल फॉर्म ऑफ द होलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी, वहीं पे आपका आ जाता है कौन सा, आपकी ए और बैक्टीरिया दिखाई दे रही हैं। तो ये हो गए बैक्टीरिया के बारे में। आप जानते हैं कि बैक्टीरिया में फ्लैजिला के आधार पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है और ये एक तरह से बड़ा विवादित प्रश्न है, क्योंकि अलग अलग बुक में इसके अलग अलग साक्ष्य मिलते हैं। जैसे आप क्लास 11-12 की जब बुक पढ़ते हैं तो उसमें कुछ और साक्ष्य मिलता है, जब वहीं पे आप सिंह पांडे जैन की किताब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ और साक्ष्य मिलते हैं। वहीं पर जब आप जो है कहाँ चले जाते हैं, जल्दी बताइए, जब आप जो है प्रैक्टिस पेपर में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ और साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि इन सबका कंक्लूजन आपके सामने रखा गया है। फ्लैजिला के बारे में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं गया, इंग्लिश वाले नोट्स में लिखा गया। हम डायग्राम के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि फ्लैजिला से आने वाले प्रश्न आपके गलत ना हो। जैसे कि यहाँ पे दिया गया मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस का मतलब होता है कि इसमें एक फ्लैजिला होगा। मोनो मतलब होता है एक, और इसमें एक फ्लैजिला होता है, ठीक है। वहीं पे ए ट्राइकस दिया गया नीचे देखिए, तो ए ट्राइकस दिया, ए मतलब होता है एब्सेंट, और तो ए ट्राइकस, इसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका एम्फीट्राइकस। एक्सेप्शन सबसे ज़्यादा एम्फीट्राइकस पे। कुछ बुक में एम्फीट्राइकस में ये बताया गया है कि दोनों सिरों पे एक एक फ्लैजिला पाया जाता है, उसे एम्फीट्राइकस कहते हैं। जबकि कुछ बुकों में ये बताया गया है कि दोनों सिरों पे बंच ऑफ फ्लैजिला पाया जाता है, यानी फ्लैजिला का गुच्छा पाया जाता है, उसे एम्फीट्राइकस कहते हैं। जो बुक इस बात का प्रमाण देती हैं कि दोनों सिरों पे एक एक फ्लैजिला पाए जाते हैं और उसे एम्फीट्राइकस कहते हैं, वह बुक सिफेलोट्राइकस के बारे में भी कहती हैं कि जो बंच ऑफ होते हैं, बंच ऑफ फ्लैजिला होते हैं, वो दोनों एक सिरे पे पाए जाते हैं और उसे सिफेलोट्राइकस कहते हैं। जबकि यहाँ पे आपको दिखाया गया है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में फ्लैजिला कैसा होता है, आपका एक सिरे पे बंच ऑफ फ्लैजिला एक सिरे पे पाए जाते हैं। वहीं पे अगर आप चले जाएंगे पेरिट्राइकस, से पूरे शरीर के ऊपर फ्लैजिला पाए जाते हैं, उसे पेरिट्राइकस कहते हैं। एक प्रश्न यहाँ से फिक्स है, आपके एग्जाम में आता है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, बार बार आता है, प्रैक्टिस पेपर का एग्जाम पॉइंट में भी प्रश्न लिखा गया है। इस प्रकार से 2-4 प्रश्न हम प्रैक्टिस पेपर में करवा देंगे और आपको याद कर लेना है। जो यहाँ पे लिखा गया है इसे आप मान के चलें कि 100% सही है, चूँकि अच्छी बुक से लिया गया है, सोर्स इसका अच्छा है। कुछ बुक में सिफेलोट्राइकस और कुछ बुक में लोफो एम्फीट्राइकस के बारे में दिया गया है। लोफो एम्फीट्राइकस में बंच ऑफ फ्लैजिला बोथ सिरे पे आते हैं। फिर से एक बार मैं सबको बता देता हूँ, ए ट्राइकस मतलब फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। मोनोट्राइकस एक सिरे पे फ्लैजिला एक पाया जाएगा। एम्फीट्राइकस कुछ बुकों का मानना है कि एम्फीट्राइकस में एक एक सिरे पे एक एक फ्लैजिला, दोनों सिरों पे एक एक फ्लैजिला पाया जाता है, उसे एम्फीट्राइकस कहते हैं। उन बुकों का मानना है कि सिफेलोट्राइकस में बंच ऑफ फ्लैजिला सिर पे पाया जाता है, मतलब एक सिरे पे पाया जाता है। उन्हीं बुकों का मानना है कि एम्फिलोफोट्राइकस में जो है दोनों सिरों पे बंच ऑफ फ्लैजिला पाया जाता है। उन्हीं बुकों का मानना है पेरिट्राइकस में जो है ये फ्लैजिला कैसे पाए जाते हैं, पूरे बॉडी पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग लगे हैं, जो पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, उसके अनुसार क्या है, ए ट्राइकस बैक्टीरिया नहीं पाया, मतलब फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। मोनोट्राइकस फ्लैजिला पाया जाता है। वहीं पे एम्फीट्राइकस बोथ सिरे पे बंच ऑफ फ्लैजिला पाए जाएंगे। लोफोट्राइकस आपका एक ही सिरे पे बंच ऑफ फ्लैजिला पाया जाएगा, जबकि वहीं पे एम्फीट्राइकस में आपके सभी कैसे पाए जाएंगे, पूरे बॉडी के ऊपर फ्लैजिला टहलते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जीवाणुओं के पोषण की। चूंकि एक टॉपिक है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, तो उस टॉपिक के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, परपोषी होते हैं और स्वपोषी होते हैं। परपोषी की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें आगे की दिशा में क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। टोटल 11 पीडीएफ हैं, आपको टोटल पढ़ के जाना है। अभी हम लोग पीडीएफ नंबर 4 पे हैं। ठीक है, पूरी बैक्टीरिया को आज ही के दिन में कवर करना है। अधिकतर जीवाणुओं में पर्णहरित नहीं होता, अतः ये पौधों और जंतुओं पर भोजन लेते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया, जैसे कि परजीवी। परजीवी क्या होते हैं, यह जीवाणु भोजन की आवश्यकता के लिए अन्य जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। यह मनुष्यों में टाइफाइड, टिटनस, तपेदिक, निमोनिया आदि रोग को फैलाते हैं। वहीं पे नंबर 2 पे चले जाए, मृतोपजीवी। यह मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उदाहरण सले गले पदार्थों से ये अपना भोजन लेते हैं, जैसे कि चमड़ा से, अचार से। वहीं पे सहजीवी, कुछ जीवाणु दूसरे पौधों व जंतुओं के साथ रहते हैं व एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसमें सहजीवन कहते हैं। इस प्रकार से रहने वाले दोनों जीवों को सहजीवी कहते हैं। उदाहरण राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम,
जो लेग्युमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं और वायुमंडल में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं यानी फिक्सेशन करते हैं। सहजीवन का एक अन्य उदाहरण है सिनर्जिस्म, जिसमें सहजीवी क्रिया दो जीवाणुओं द्वारा मिलकर पूरी होती है। उदाहरण दांत ऊतक की टेंच माउथ बीमारी दो भिन्न जीवाणुओं द्वारा होती है। स्वपोषित, कुछ जीवाणु स्वपोषित भी होते हैं क्योंकि ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड व अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। कौन है इसमें? प्रकाश संश्लेषी, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषी हम लोग कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिए गए होंगे तो आप पाएंगे कुछ जीवाणुओं में पर्णहरिम से मिलते जुलते वर्णक पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। यह बैंगनी तथा लाल जीवाणुओं में बैक्टीरियोपर्प्यूरिन तथा बैक्टीरियोक्लोरोफिल होते हैं जिससे ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उदाहरण क्रोमेटियम। हरे जीवाणुओं में क्लोरोबियम, क्लोरोफिल तथा बैक्टीरियोवायरिडिन होता है जिससे ये जीवाणुओं में हाइड्रोजन दाता जल ना होकर के अन्य पदार्थ होता है। उदाहरण गंधक यौगिक, एल्कोहल, कार्बनिक अम्ल आदि। अतः इस क्रिया में ऑक्सीजन का विमोचन नहीं होता है, अतः इसे अनॉक्सीजनित क्रिया कहते हैं। रसायन स्वपोषी या रसायन संश्लेषी जीवाणु। ये जीवाणु कुछ अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं जिसके फलस्वरूप निकली ऊर्जा का उपयोग भोजन के निर्माण में करते हैं। इनमें प्रमुख जीवाणु हैं, अग्रलिखित हैं, जो कि नीचे दिए गए, जैसे कि नाइट्री जीवाणु बैक्टीरिया। मैं आपको फिर से बता दूं कि आप नोट्स मंगाना चाहें तो आप हमारे नंबर 8004109989 पर व्हाट्सएप करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नाइट्री कारक जीवाणु, ये दो प्रकार के होते हैं, नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोसोकोकस। जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं और नाइट्रोबैक्टर जीवाणु नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में बदलते हैं। इनका नाम याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एक ही लाइन में लिख दी गई है। नाइट्रिकारी जीवाणु में एक यहाँ पे दो प्रश्न एक ही साथ लिखे गए हैं। अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे अच्छी तरह से याद करें। वहीं पे लौह जीवाणु, ये जीवाणु ऐसे जल में रहते हैं जिसमें लोहे के यौगिक उपस्थित हों। ये फेरस यौगिक को फेरिक यौगिक में बदलते हैं। उदाहरण लेप्टोथ्रिक्स आर्की। हाइड्रोजन जीवाणु मेथेनोजन, ये जीवाणु मृदा की हाइड्रोजन को मेथेन एवं जल में बदलते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम आएंगे तो बैसिलस पेंटोट्रोपस तथा हाइड्रोजिनोमोनास। गंधक जीवाणु, ये जीवाणु हाइड्रोजन सल्फाइड को जल व गंधक में बदलते हैं। गंधक कोशिका द्रव्य में संग्रहित होती जाती है। उदाहरण बेजियाटोआ एवं थायोबैसिलस। जीवाणुओं में श्वसन के आधार पर जीवाणुओं को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। अविकल्पी ऑक्सी, ये जीवाणुओं में ऑक्सी श्वसन होता है, अतः इसमें वृद्धि हेतु ऑक्सीजन आवश्यक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये मर जाते हैं। उदाहरण है बैसिलस सबटिलिस। अविकल्पी अनाक्सी, ये जीवाणु अनाक्सी श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनकी मृत्यु हो जाती है। उदाहरण क्लास्ट्रीडियम बोटुलियम। विकल्पी ऑक्सी, ये जीवाणु प्रारंभिक दशा में अनाक्सी होते हैं परंतु विशेष परिस्थितियों में ऑक्सी श्वसन भी करते हैं। उदाहरण प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। विकल्पी अनाक्सी, प्रारंभिक दशा में ये जीवाणु ऑक्सी होते हैं परंतु परिस्थितियां अनुसार ये अनाक्सी श्वसन करते हैं। उदाहरण क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। अब बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया है, आद्य बैक्टीरिया और जिसे आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, और यू बैक्टीरिया जिसे आप क्या कहते हैं, यू बैक्टीरिया ही कहते हैं। ठीक है, आद्य बैक्टीरिया की बात करते हैं। आद्य बैक्टीरिया में आते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे। हाँ, पृथ्वी पर सबसे पहले जब जीवन की स्थिति अनुकूल नहीं थी, आर्की बैक्टीरिया का विकास हुआ। आर्की बैक्टीरिया एक विशिष्ट प्रकार की बैक्टीरिया होते हैं। इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहने की क्षमता होती है। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे कि अत्यंत लवणीय क्षेत्र या हाइलोफिल्स, गर्म झरनों या दलदल तथा यौन दलदल या मेथेनोजन वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति अन्य जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में से रचना में भिन्न होती। इनका यही लक्षण इन्हें चरम अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी होता है।
इस समूह के जीवाणु के लक्षण इनकी कोशिका भित्ति में म्यूरेमिक अम्ल तथा पेप्टिडोग्लाइकान नहीं पाया जाता। इनकी कोशिका कला में लिपिड स्तर तथा एक स्तर का बना होता है। इनमें लिपिड में फेनिल ग्रुप पाया जाता है। वसीय अम्ल शाखित होते हैं जिससे इनमें उच्च ताप व पीएच पर रहने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। राइबोसोम प्रोटीन अम्लीय होती है। आर्कीबैक्टीरिया निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। मेथेनोजन बैक्टीरिया, यह विकल्पी अनाक्सी ग्राम आग्राही प्रकार के होते हैं। ये बैक्टीरिया मेथेन गैस उत्पन्न करते हैं। ये दलदल वाले स्थानों व अनेक रोमिनेंट पशुओं आदि के आंत में पाए जाते हैं तथा इनमें गोबर में मेथेन गैस का उत्पादन करते हैं। बायोगैस संयंत्र में आर्कीबैक्टीरिया मेथेन गैस बनाते हैं। इससे कोशिका भित्ति में प्रोटीन व स्यूडो म्यूरिन पाया जाता है। हाइलोफिल्स एक ग्राम अग्राही अविकल्पी अनाक्सी गोलाकार व कोकस रूप से आर्कीबैक्टीरिया होते हैं। एक ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां क्षार की मात्रा अधिक होती। इन्हें 25 से 35% सोडियम क्लोराइड के बने संवर्धन माध्यम में उगाया जा सकता है। सूर्य प्रकाश में ये बैंगनी वर्णक का विकास झिल्ली में करते हैं जिसे बैक्टीरियोरोडोप्सिन कहते हैं। यह वर्णक एटीपी संश्लेषण में सहायक होते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स ये अनाक्सी प्रकार के ग्राम आग्राही बैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया होते हैं। ये उच्च ताप 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं। अनाक्सी दशा में ये सल्फर को हाइड्रोजन सल्फाइड से अवकृत करते हैं। एक गर्म सल्फर युक्त स्थान में पाए जाते हैं। ये बर्फीले स्थानों पर भी पाए जाते हैं। उदाहरण है थर्मोप्लाज्म, थर्मोप्रोटियस, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम लोग इसमें कौन पढ़ेंगे? साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे यू बैक्टीरिया का एक चित्र दिया गया है जिसमें कैप्सूल है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, प्लाज्मिड्स है और पिली पाए जाते हैं। वहीं पे बैक्टीरियल फ्लैजेला न्यूक्लियोइड यानी सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है। एक ग्राम आग्राही प्रोकैरियोटिक होती हैं। प्रकाश स्वपोषी होते हैं। इनमें नीली हरी शैवाल पाई जाती है, नीली हरी शैवाल भी कहते हैं। और कहते हैं इनमें 1500 जातियां मिट्टी, जल, वायु, बर्फ आदि के स्थानों पर पाई जाती हैं। इनकी रचना अन्य शैवालों से भिन्न होने के कारण इन्हें जीवाणु मानते हैं। जीवाणु नामकरण अंतर्राष्ट्रीय संहिता के अनुसार इनका नाम साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया के सामान्य लक्षण। साइनोबैक्टीरिया की कोशिकाओं में कम विकसित केंद्रक होता है। इनकी कोशिका का रंग नीला हरा होता है जो विशेष रूप से फाइकोसाइनिन नाम के वर्णक के कारण होता है। इसके साथ ही कुछ मात्रा में फाइकोएरिथ्रिन, पर्णहरिम ए यौन कैरोटीन भी पाए जाते हैं। ये पर्णहरिम पादपों की तरह प्रकाश संश्लेषी अथवा स्वपोषी होते हैं। संग्रहित खाद्य पदार्थ विशेष प्रकार के मैक्सोफाइसियन मंड और प्रोटीन युक्त साइनोफाइसियन कणों के रूप में पाया जाता है। इनमें अनेक चल अवस्था नहीं होती है। इनमें लैंगिक जनन नहीं होता है। साइनोबैक्टीरिया नीली हरी शैवाल एक कोशिकी या कॉलोनियां अथवा तंतुमय शैवाल होते हैं। इनकी कॉलोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है जो प्रदूषित जल से बहुत अधिक मात्रा में फलते फूलते हैं। साइनोबैक्टीरिया उदाहरण नास्टाक एनाबीना वायुमंडल की नाइट्रोजन को हेट्रोसिस नामक विशिष्ट रचनाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। कोशिका संरचना हेट्रोसिस्ट है, म्यूसिलेज शीत है। साइनोबैक्टीरिया की कोशिका प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। एनाबीना की कोशिका के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। श्लेष्मी आवरण इनकी कोशिका के ऊपर अथवा तंतु के चारों ओर कोशिका भित्ति के बाहर जिलेटिन का बना श्लेष्मी आवरण पाया जाता है। यह आवरण सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है जिसे पेक्टिन अम्ल व म्यूकोपॉलीसेकेराइड बनाते हैं। इनमें जल ग्रहण की क्षमता होती। कोशिका भित्ति साइनोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में 4 उपस्तर होते हैं जिन्हें यल1, यल2, यल3, यल4 नाम दिया गया। ये परत म्यूकोपॉलीमेरिक प्रकार की होती है। ज्योद्रव्य कला यह प्रोटीन लिपिड की बनी होती है। यह चयनात्मक पारगम होती है। क्रोमैटोप्लाज्म यह जीवद्रव्य परिधि भाग होता है। इसमें वर्णक युक्त पटलिकाएं पाई जाती हैं
जिसमें प्रकाश संश्लेषी पटलिका कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पटलिकाओं द्वारा कोशिकीय श्वसन भी होता है, इसीलिए इन्हें प्रकाश संश्लेषी श्वसन कला भी कहते हैं। इनकी कोशिका में कोशिका द्रव्य के 70 यस राइबोसोम, साइनोफाइसियन कण, पॉलीग्लूकान कण, कार्बोक्सिसोम व गैस थैलियाँ पाई जाती हैं। जीनधर या जीनोफोर कोशिका के मध्य में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाए जाते हैं, जिन्हें सेंट्रोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म तथा जीनधर या जीनोफोर कहते हैं। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के चारों ओर केंद्रक कला या केंद्रिका का अभाव होता है, इसीलिए इन्हें आरंभिक केंद्रक भी कहते हैं। हेट्रोसिस्ट या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तंतुकार साइनोबैक्टीरिया उदाहरण, एनाबीना में कुछ पीले रंग की मोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हेट्रोसिस्ट कहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाहर मोटा आवरण होता है और बाहरी रेशेदार मध्य सामांग तथा भीतरी स्तरित परत का बना होता है। भीतर परत पर ध्रुवीय छिद्र होते हैं। इनका कार्य बराबर की कोशिका से संबंध रखना होता है। इन छिद्रों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें ध्रुवीय ग्रंथियां कहते हैं। इनके भीतर प्रकाश संश्लेषण पटलिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन इनमें लिपिड का अभाव होता है। हेट्रोसिस्ट का कार्य फेन के अनुसार नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना होता है। आपसे पूछा जाता है कि फेन नामक वैज्ञानिक ने हेट्रोसिस्ट के बारे में क्या कहा था, तो आप कहेंगे कि उन्होंने कहा था कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। हेट्रोसिस्ट में ऑक्सीजन उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। वातावरण से नाइट्रोजन हेट्रोसिस्ट में प्रवेश करती है, जहाँ पर यह एटीपी तथा आवश्यक अवकारक में उपस्थित में अमोनिया से बदल जाती है। यह अमोनिया कार्बनिक अम्लों से क्रिया करके अमीनो अम्लों के रूप में स्थिर हो जाती है। एनाबीना तथा इसी प्रकार की अन्य साइनोबैक्टीरिया को भारत सहित एशिया के विभिन्न देशों में हरी खाद के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया की मृत्यु तथा विघटन के बाद स्थिर की गई नाइट्रोजन मुक्त होकर के अन्य पौधों जैसे कि धान के खेत में धान को प्राप्त हो जाती हैं। साइनोबैक्टीरिया का महत्व। इनके महत्व को निम्नलिखित 4 प्रकार से समझा जा सकता है। अनेक साइनोबैक्टीरिया उदाहरण स्पाइरुलिना व साइटोनिमा में प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है। इनका उपयोग भोजन के रूप में होता है। अनेक साइनोबैक्टीरिया दूसरे जीवों में सहजीवन के रूप में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ये पर्यावरण की नाइट्रोजन और हेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। उदाहरण है नास्टाक। जल में इनकी मात्रा अधिक होने से प्रदूषण सूचक के रूप में जाने जाते हैं। अनेक साइनोबैक्टीरिया उदाहरण ओस्लेटोरिया विषैले पदार्थ का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन चक्र यहाँ पे दिया गया है और इसके बारे में डिटेल में हम लोग कभी चर्चा करेंगे जब हम वीडियो क्लास में आपको बताएंगे, तो अभी आप इसको देख लीजिए। हमारा नोट्स जो था, नोट्स में अभी आपके एक हिस्सा छूटा हुआ है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इन द बैक्टीरिया। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इन बैक्टीरिया हम लोग दूसरे क्लास में करने वाले हैं, जिसका नाम होगा चैप्टर का कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर में हम लोग इसके सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक ही साथ पढ़ने वाले हैं। बस बैक्टीरिया हो गई है, फंजाई के बाद उस क्लास को हम लेकर के आपके बीच में आने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट्स में आ जाते हैं और कुछ एग्जाम पॉइंट को ध्यान से पढ़ते हैं। इंग्लिश देख करके भागिएगा मत, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। प्रश्नों की श्रृंखला एक तरह से कहिए। फूड पॉइजनिंग काज्ड बाय द क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। जब आप पढ़ेंगे हानिकारक बैक्टीरिया, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे डिजीज वाले में कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होती हैं जो क्या करती हैं, फूड पॉइजनिंग करती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। कोलीफेज यानी जो आपका साइनोबैक्टीरिया है 5174 अपने पास क्या रखता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो उसका नाम होता है एजेटोबैक्टर। मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू द ग्रुप आर्कीबैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्री लिविंग एनाएरोबिक बैक्टीरियम कैपेबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो उसका नाम होता है क्लास्ट्रीडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एजेटोबैक्टर। और उसके बाद है आपका बैक्टीरिया बेरिंग ए टफ ऑफ फ्लैजिला ऑन बोथ ऑफ द पोल आर कॉल्ड एम्फीट्राइकस। कह रहा है दोनों तरफ टफ ऑफ बैक्टीरिया पाए जाए, यानी बैक्टीरिया के फ्लैजिला का गुच्छा पाया जाए,
तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीट्राइकस कहते हैं। यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न और उसका आंसर माना गया है एम्फीट्राइकस। द जेनेटिक मटेरियल इन द सेल of which of the following is not surrounded by the membrane is called pseudomonas. An autoclave is used for the sterilization, or which one of the following is the not true for the bacterial cell wall? कह रहा कौन ऐसा है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल के लिए ट्रू नहीं है? इट इज नॉट द एंटीजेनिक। डिजीज इज काज्ड बाय द बैक्टीरियल पैथोजन फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, और बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रेट्स to nitrogen is called denitrification, which is used in the bioinsecticide Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis एक बैक्टीरिया होती है जो किसका काम करती है? बायो फर्टिलाइजर का काम करती है। Respiratory enzymes in bacteria are located in on cell membrane, which Digotrophus is a photoautotropic in and the anaerobic Rhodospirillum, a genetically engineered microbes utilized for the cleaning oil spoil is Pseudomonas pudita, or which of the following is a sulfur bacterium Begetoa, और टिटनस डिजीज इज काज्ड बाय द या बेजियाटोवा, ठीक है। उसके बाद टिटनस डिजीज इज काज्ड बाय द क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम प्रोड्यूस प्रोटीन इफेक्टिव फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल इन द इंसेक्ट पेस्ट Bacillus thuringiensis? The pistin digestin microbes utilized to the fix jute stem rating is called Clostridium falcineum. Cyclohexamide and actinidine was isolated from the Streptomyces gracilis. Circular DNA molecules are found in the bacteria, chloroplast, and mitochondria. Insect-resistant transgenic cotton has been produced by the inserting a piece of DNA from a bacterium, Bacillus thuringiensis. Transfer of genetic material from one bacterial strain to the another through of the agency of a viral is called the transduction. The characteristic pigment of the cyanobacteria is the phycocyanin. How much time is taken by a half strain of the Escherichia coli to transfer its entire genome of the F strain is 30 minutes. The smallest free living organism is Mycoplasma, a bacteria. The conditions where a single flagellum is present at the pole is called monotrichous. Type plasmids are present in the Agrobacterium. Cyanobacteria grow in the green, light appears as green. Corkscrew shaped form of the bacteria is called Spirochetus. और उसके बाद which one of the following known as filamentous bacteria? Actinomycetes, species of the cyanobacteria responsible for red color to red sea is called Trichodesmium. Which of the following bacteria is a parasite on the other bacteria is called Vibrio, और which is the absent in आर्की बैक्टीरिया? कह रहा कौन आर्की बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है? तो आप कहेंगे पेप्टिडोग्लाइकान। इन बैक्टीरिया आर रिस्पायरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड इन द मीजोसोम। रिस्पायरेटरी एंजाइम कहाँ पाई जाती है? मीजोसोम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? बैक्टीरियल एंड माइकोप्लाज्मा। मीजोसोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, आगे बढ़ जाइए। Which of the following constitute is the missing from the bacterial cell? Endoplasmic reticulum. The bacterium that causes botulism is called Clostridium. Botulism मतलब food poisoning होता है। A cell wall material common in the bacteria and cyanobacteria are muramic acid. Bacteria which give comma shaped are classified under the Vibrio. Lac operon in the Escherichia coli was first described by Jacob and Monod. A prophage born in the host cell without hampering its replicating is called lysogenics.
pili in the bacteria are useful in the conjugal contact. Griffith experiment on Diplococcus pneumonia showed transformation. Node gene involved in symbiotic nitrogen fixing are found in Rhizobium, a free living bacterium capable for fixing nitrogen. Azotobacter. Peptidoglycan is present in cell wall. Streptomycin is produced by Streptomyces gracius. क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर रखे गए, 10 प्रश्न है, सिर्फ आपको इसका आंसर करना है। सिट्रस कैंकर किससे होता है? बैक्टीरियल डिजीज होता है और इसका नाम क्या होता है? ज़ैंथोमोनास सिट्री के द्वारा एक क्या किया जाता है? काज किया जाता है। ठीक है, सिट्रस कैंकर किसके द्वारा काज किया जाता है? ज़ैंथोमोनास सिट्री के द्वारा काज किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है? तो आप कहेंगे बैक्टीरिया में न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। माइकोप्लाज्मा इज द काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ लिटिल लीफ ऑफ द ब्रिंजल। माइकोप्लाज्मा से कौन सा रोग होता है? लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया इन फाउंड इन द एलेनस रूट। एलेनस रूट में कौन पाया जाता है? तो आप कहेंगे फ्रैंकिया पाया जाता है। और बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन द किंगडम, तो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत बैक्टीरिया आता है। उसके बाद फाइटोप्लाज्मा आर क्लोजली रिलेटेड टू। फाइटोप्लाज्मा किससे रिलेट करता है? बैक्टीरिया से। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द डीनाइट्रिफिकेशन? स्यूडोमोनास सिट्री या स्यूडोमोनास, ठीक, परप्यूडिया क्या कहते हैं? प्यूपिडिया कहते हैं। फ्री लिविंग एनाएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज क्लास्ट्रीडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द डिस्कवर्ड बाय द वॉक्समैन? वॉक्समैन ने किसको डिस्कवर किया था? तो आप कहेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन को। प्लाज्मिड्स आर, प्लाज्मिड क्या होते हैं? तो आप कहेंगे प्लाज्मिड जो होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया। तो प्यारे मित्रों, इसी के साथ आपका बैक्टीरिया चैप्टर कंप्लीट होता है। इसका एक मेन फैक्टर बचा हुआ है और उस फैक्टर का नाम होता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, लेकिन और बहुत सारी बैक्टीरिया हैं अलग अलग काम करती हैं। कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया जो डिजीज वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और कुछ जो है यूजफुल बैक्टीरिया। मैंने आपसे कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, जैसे ही फंजाई कंप्लीट होता है उसके बाद उस चैप्टर को हम आपके बीच में रख देंगे, जिसमें सभी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे आपका ये जो पीछे आपका बीत गया वायरस हो, तो उन सब के बारे में हम लोग स्टडी कर लेंगे। एल्गी के बारे में स्टडी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।